पेज नंबर 1.3 पे दिया है एग्रीकल्चरल सेक्टर कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी कि अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय में भारत में जो खेती का इतिहास था यानी एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरी नहीं था। इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से किससे जुड़ी हुई थी? एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। देश के ज़्यादातर लोग गाँव में रहते थे क्योंकि वो खेती बाड़ी करते थे। 85% जनता 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। इतना बड़ा प्रपोर्शन होने के बाद भी एग्रीकल्चर कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ। इसके पीछे सिर्फ अंग्रेज़ों का कारण था क्योंकि वो ओवरवेलमिंग यानी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कराते थे और जो प्रोडक्शन निकलता उसको वो ब्रिटिश ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे और यहाँ की जनता को कुछ नहीं मिल पाता था, इसलिए वो डेवलप नहीं हो पाए। मेन रीज़न फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम पिछड़ रहे थे, इसके क्या रीज़न थे? पहले कि मेन रीज़न फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ज़मींदारी प्रथा व्यवस्थित कर दी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। उनके पहले नहीं था इंडिया में ज़मींदारी सिस्टम, अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस किया। इसमें अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट ऑकरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान कि जो भी फ़ायदा होता था किसी खेती करने से वो प्रॉफिट जमींदारों के यहाँ लगान के रूप में जमा करना पड़ता था। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वाज ओनली टू कलेक्ट लगान रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। जमींदारों का भी मेन उद्देश्य उनका पूरा ध्यान लगान वसूल करने में लगा रहता था, भले ही खेती करने वाले मजदूर की हालत कैसी भी हो। कल्टीवेटर से उन्हें कोई मतलब नहीं था, चाहे खेती हो रही है या नहीं हो रही है। किसी साल बाढ़ की वजह से, कभी सूखे की वजह से भले ही खेती नहीं हुई पर लगान तो जमा करना ही पड़ता था। The date for depositing specified sum of लगान to British government were also fixed कि कितनी तारीख तक आपको लगान जमा करना है, ये भी कौन डेट डिसाइड करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। फेलिंग विच द जमींदार्स वर टू लॉस देयर राइट्स, और जब जमींदार इसको जमा नहीं करवा पाते थे तो वो उनके अधिकार खो देते थे। जमींदार पूरी तरह से अंग्रेज़ों के तहत थे, अंग्रेज़ों के कहने में चलते थे, होते इंडियंस थे पर अंग्रेज़ों के कहने में चलते थे, उनके द्वारा अपॉइंटेड थे। जमींदारों को भी एक बड़ा हिस्सा पैसे का अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। द जमींदार्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। सब सिर्फ लगान वसूल करने में लगे हुए थे, खेती की हालत सुधारने की ओर ना तो जमींदारों का और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का किसी का भी ध्यान नहीं था। दूसरा पॉइंट लिखा है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का खेती का पूरी तरह से कमर्शियलाइजेशन यानी व्यवसायीकरण कर दिया गया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन द सेल्फ कंजम्पशन, यानी पूरी तरह से प्रोडक्शन को क्यों किया जा रहा था, खेती क्यों की जा रही थी? सेल करने के लिए, खुद उपयोग करने के लिए नहीं। जो भी खेती होगी सीधी बेच दी जाएगी फसलें, खुद उपयोग करने के लिए कुछ नहीं रखना, ये नुकसान था। कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स like cotton or jute. However, this did not improve the economic condition of farmer because instead of producing goods, food crops, they were producing cash crops which were to be ultimately used by the British industries. कि जिन खेतों में पहले खाने का सामान यानी खाने की फसलें, खाद्य फसलें उगती थी, जहाँ पर पहले सोयाबीन, गेहूँ, चावल ऐसी चीज़ें होती थी, ज्वार, बाजरा, वहाँ पर अब सीधी बेची जाने वाली फसलें उगाई जाने लगी, जैसे कि जूट उगाया जाने लगा, कॉटन उगाया जाने लगा, ये चीज़ें, ताकि उनको सीधा बेचकर या सीधा यहाँ से ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर दिया जाए एक रॉ मटेरियल के रूप में। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी डल होने लगी। ब्रिटिश प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया कि जहाँ पर फूड क्रॉप्स उगती थी, खाद्य फसलें उगती थी, अब वहाँ पर सीधी सीधी कैश क्रॉप्स यानी जिनको बेचकर सीधा पैसा कमाया जा सकता है, ऐसी फसलें उगाना शुरू कर दिया। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी
Low level of technology, lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizers resulted in low level of productivity. कि ना तो इरिगेशन के अच्छे साधन थे, ना ही खेती करने के लिए टेक्नोलॉजी अच्छी थी, और फर्टिलाइज़र्स भी अच्छे नहीं होते थे, तो फसलें भी अच्छी नहीं उगती थी, प्रोडक्शन भी कम होता था, क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी. द कल्टिवेटर हैड नीदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर. कि खेती करने वाले किसानों के पास ना तो साधन होते थे, ना ही और पैसा होता था जिससे कि वो अपने खेतों को इन्वेस्ट कर दे खेतों में. द जमींदार हैड नो रूट्स इन द विलेजेस. While the British rule spent little on agriculture, technical and mass of education, जमींदार had no roots in the village. जमींदारों के विलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था. While the British rule spent little, अंग्रेज़ सरकार ने थोड़ा बहुत खर्चा किया एग्रीकल्चर और टेक्निकल पर. All this made it difficult to introduce modern technology which caused a perpetually low level of productivity. कोई मॉडर्न टेक्निक्स या मशीनें भारत में नहीं लाई गई जिनसे खेती बढ़े, फर्टिलाइज़र्स अच्छे नहीं लाए गए जिससे खेती बढ़े, तो धीरे धीरे यहाँ का प्रोडक्शन कम होने लगा. स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा ही नहीं था कि और इन्वेस्ट किया जाए खेतों को. India's agriculture was facing scarcity of investment in terracing, flood control and drainage. कि टेरेस खेती नहीं होती, फ्लड्स यानी बाढ़ आ जाए तो खेतों को कैसे बचा जाए उसका कोई साधन नहीं, प्रॉपर ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं, इन सब का बहुत अभाव था. Although some farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. बहुत सारे फार्मर्स जिनको मजबूरी में फूड क्रॉप को छोड़कर कैश क्रॉप को अपनाना पड़ा, उनके पास बाद में कोई पैसा नहीं बचा जिससे कि वो अपने एग्रीकल्चर में और इन्वेस्ट कर सकें. अब इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर. ये तो एग्रीकल्चर हो गया. इंडस्ट्रीज़ में क्या था कि although agriculture had dominated the Indian economy during the pre-British period, but some Indian industries producing certain special product enjoyed worldwide reputation. India was particularly well known for its handicraft industries. कि भले ही खेती में हम पिछड़े हुए थे, लेकिन प्री ब्रिटिश पीरियड यानी अंग्रेज़ों से पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ इंडिया में खूब फल फूल रही थी. इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स की ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड भी होती थी. लाइक एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल. लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप नहीं हो पाई. The poor state of industrial sector during the British rule is illustrated in the following points. कि de-industrialization, इंडस्ट्री धीरे धीरे कम होने लगी. डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ घटने लगी. ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप. कि अंग्रेज़ सरकार ने बहुत यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किया. जो अच्छा हैंडीक्राफ्ट था धीरे धीरे ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पे दूसरा कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट यहाँ पर नहीं लाया गया. द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड. कि जो गवर्नमेंट का उस समय अंग्रेज़ सरकार का उद्देश्य था वो दो गुना था. क्या था कि टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेना, एंड चीप रेट्स, कम दामों पर लेना, एंड यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन. यहाँ का रॉ मटेरियल सस्ते दामों पर ब्रिटेन में ले जाना और वहाँ पर उसका प्रोडक्शन करना. टू सेल्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़, यानी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में बनाया हुआ प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में ऊंचे भाव पे बेचना. तो पहली बात तो एक फ़ायदा कहाँ हुआ कि रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया इंडिया से, मजबूरी में बेचना पड़ता था यहाँ के लोगों को. दूसरा, रॉ मटेरियल का सस्ता मार्केट मिल गया और बने बनाए प्रोडक्ट को बेचने के लिए महंगा मार्केट इंडिया में मिल गया. तो द टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज एनफोर्स्ड टू इंश्योर द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री.
इससे उनकी होम कंट्री को फ़ायदा मिला। दूसरा पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का डिक्लाइन होने का एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।